आज दिवाली है। पूरा देश इस पावन पर्व की तैयारी में जुटा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवाली मनाने श्रीनगर जा रहे हैं। मोदी वहां बाढ़ पीड़ितों के साथ समय बिताएंगे। मोदी बाढ़ पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब प्रधानमंत्री नेहरू गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राहत कार्यों का जायजा लेंगे। फिर बाढ़ पीड़ितों के शिविर में जाकर भी लोगों से मुलाकात करेंगे। शाम के करीब 5 बजे वहां से दिल्ली लौट आएंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। बाढ़ से तबाह हुए राज्य को राहत पैकेज मिल सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी भरोसा जताया है कि पीएम दिवाली गिफ्ट देंगे। Well, obviously, we have submitted a package of about 44,000 crores for some relief to the flood-affected people, and we hope that if the Prime Minister is coming and significantly coming on Diwali, we hope that this package is going to be accepted. पीएम की यात्रा को देखते हुए कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके जम्मू कश्मीर दौरे के विरोध में अलगाववादियों ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री को कश्मीर की हकीकत दिखाना चाहते हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडित नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में धरने पर बैठ गए हैं। कल वे लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक देश का नागरिक होने के बाद भी वो 25 साल से रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। अब वे अपनी समस्याओं से मोदी को अवगत कराना चाहते हैं। धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जब तक वे पीएम से नहीं मिलेंगे, धरने से नहीं उठेंगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से अपने मन की बात करेंगे। 2 नवंबर को वे दोबारा रेडियो के जरिए लोगों से बात करेंगे। इससे पहले 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन भी रेडियो पर मोदी ने मन की बात कही थी। मोदी ने कहा था कि अब वे हर महीने अपने मन की बात करेंगे। इसी तर्ज पर इस बार भी आकाशवाणी के सभी चैनलों पर इसका प्रसारण होगा। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद उनके नाम लाखों की संख्या में चिट्ठियां पीएमओ पहुंच रही हैं। देश के कोने कोने से हर महीने करीब 1.5 लाख से ज्यादा पत्र डाक विभाग को मिल रहा है, जिसे डाक विभाग सीधे साउथ ब्लॉक भेज देता है। वहां पीएमओ में चिट्ठियों के अंबार से निपटने के लिए अलग डाक विभाग बनाया गया है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हर महीने 5 से 10 हजार पत्र आते थे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर समर्थन पर सस्पेंस जारी है। खबरों के मुताबिक शिवसेना ने दावा किया है कि बीजेपी गठबंधन चाहती है, लेकिन दिवाली बाद ही इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा दिवाली बाद मुंबई जाएंगे। इसी सिलसिले में कल सुभाष देसाई और अनिल देसाई दिल्ली में थे, लेकिन राजनाथ और नड्डा से बिना मिले वो मुंबई लौट गए और मातोश्री में उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। दिल्ली में कल रात को चर्चा हुई है। ये प्राथमिक स्वरूप की चर्चा थी और अब दिवाली चल रही है, इसलिए दिवाली के बाद यानी सोमवार से आगे चर्चा शुरू हो जाएंगी और उसमें सारी डिटेल जो है वो फिक्स हो जाएंगे। खबरों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि बीजेपी के बड़े नेता गडकरी के नाम पर बन रहे दबाव के आगे झुकना नहीं चाहते। हालांकि कल भी नितिन गडकरी को सीएम बनाने के लिए कई विधायकों ने आवाज बुलंद की। गडकरी से कल 11 बीजेपी विधायकों ने अलग अलग मुलाकात की। बताया जा रहा है कि 2 निर्दलीय विधायक रवि राणा और बच्चू राणा ने भी गडकरी से मिलकर उनके सीएम बनने पर समर्थन देने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आज नितिन गडकरी से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान दोनों में सीएम पद को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। इससे पहले कल फडणवीस ने मुंबई में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। कालाधन मामले में केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच सियासी जंग जारी है। कांग्रेस ने चुनौती दी है कि मोदी सरकार सभी 800 नामों का खुलासा करे। सरकार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने धमकी भी दी है कि बीजेपी उन्हें ब्लैकमेल ना करे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा था कि काले धन पर नाम सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की धमकी और ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आने वाली है और कोई भी इंडिविजुअल्स इसके अंदर हैं। आपके पास में कानून है, आपके पास में सरकार है, आप कार्रवाई करिए। केंद्र सरकार ने कालाधन मामले में 136 नामों का खुलासा करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने जवाब दिया है। पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस चोरी के बाद अब सीनाजोरी कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी का चेहरा करप्शन की कालिक से ब्लैक हो, उसको ब्लैकमेल कौन करेगा? तो जो ब्लैक खुद है सर से पैर तक करप्शन के कालिक से, उसको ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं। विश्व हिंदू परिषद के संयोजक अशोक सिंघल ने एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर का राग आलापा है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज को अयोध्या, काशी और मथुरा से अपना दावा वापस लेना चाहिए। उन्होंने अपील की है कि प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर निर्माण के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मोदी सरकार को सोचना चाहिए गंभीरता के साथ और आगे बढ़ कर के, क्योंकि संत समाज आज बहुत उत्सुक है इस बात को जानने के लिए कि राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए पग उठाने चाहिए, वो सरकार उठा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कल बौखला गए। मौका था श्री कृष्ण जयंती का। बेगूसराय में मंच पर मांझी बैठे थे, तभी दूसरे नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। इससे नाराज मुख्यमंत्री कार्यक्रम छोड़कर जाने लगे। किसी तरह रूठे सीएम साहब को समझाया गया, तब दोबारा मंच पर लौटे। मौका मिला तो उन्होंने दावा कर दिया कि विकास के मामले में वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचेंगे। जो नीतीश कुमार ही कहते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, उन्हीं की बात दोहराते हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं। कोई लकीर खींची हुई है तो उसको मिटाना नहीं जानते हैं, उस लकीर के नीचे बड़ा लकीर खींच लेना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार का जुमला है, हम उसी जुमला को दोहराते हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जेडीयू उसकी तैयारियों में अभी से लग गई है। पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संपर्क यात्रा निकालेंगे। 12 नवंबर से उनकी यात्रा चंपारण से शुरू होगी। राज्य के सभी 34 जिलों में नीतीश लोगों के बीच संपर्क यात्रा करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी सफाई अभियान में जुड़ गए हैं। उन्होंने कल श्रीनगर के बाढ़ प्रभावित जवाहर नगर में सफाई की और उसकी तस्वीरें ट्वीट की। अभिनेता सलमान खान ने मुहिम में जुड़ने के बाद उन्हें नॉमिनेट किया था। गंगा सफाई अभियान के तहत केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती कल बद्रीनाथ पहुंची। वहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके बाद वो मंदिर सभागार में अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मिली और उनसे गंगा सफाई की जानकारी ली। योग गुरु बाबा रामदेव ने कल केदारनाथ में पूजा अर्चना की। दिवाली की पूर्व संध्या पर बाबा रामदेव ने हवन किया और पिछले साल प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के विकास के लिए वे खुद प्रधानमंत्री से बात करेंगे। नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो भी इस तीर्थ के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो पूरी तरह से हम करेंगे। आदरणीय मोदी जी से भी हम बात करेंगे कि इस तीर्थ के विकास के लिए, चार धामों के विकास के लिए और खास करके केदारनाथ भगवान के इस धाम के विकास के लिए जो भी आदरणीय मोदी जी भी कर सकते हैं उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे। और आदरणीय रावत जी के भी साथ मिलकर के जो भी हिमालय के इस गौरव के लिए, देवभूमि के गौरव के लिए, चार धामों के गौरव के लिए, केदारनाथ के इस गौरव के लिए जो भी हम कर सकते हैं पूरा करेंगे। दिवाली के बाद केदारनाथ का कपाट बंद होने वाला है। उससे ठीक पहले इस खास पूजा का आयोजन किया गया। केदार धाम में पूजा अर्चना के लिए उत्तराखंड सरकार के कई नुमाइंदे भी पहुंचे थे। आज तक की टीम भी केदारनाथ में मौजूद थी। करीब 1.5 साल के बाद केदारनाथ में दिवाली मनाई जा रही है।
और खुद बाबा रामदेव यहाँ पे पहुंचे और जगह जगह से लोग यहाँ पे पहुंचे दिवाली मनाने के लिए। यहाँ का नज़ारा कुछ बदला हुआ। केदारनाथ का 1.5 साल पहले कुछ और मंजर थी। आप देख सकते हैं हवन किया जा रहा है उससे पहले केदारनाथ के अंदर। बाबा रामदेव खुद यहाँ मौजूद है, आचार्य बालकृष्ण यहाँ मौजूद है। बाबा जी, हवन किया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। ये मेरे जीवन की पहली दिवाली है भगवान केदारनाथ के चरणों में, और ऊखीमठ में इसके बाद अब पूजा शुरू होगी भैया दूज के बाद से। कल हरिद्वार में बाबा रामदेव फुटबॉल के मैदान में दौड़ते दिखे। वहां बच्चों के संग बाबा ने फुटबॉल मैच खेला, खुद गेंद लेकर गोल दागने की कोशिश करते रहे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने इटावा में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी का निरीक्षण किया। उन्होंने लॉयन सफारी में रखे गए बब्बर शेरों के दीदार किए और अधिकारियों से उनके बारे में जानकारी ली। इटावा लॉयन सफारी में 8 जोड़े शेर रखे गए हैं। दिल्ली में आरके पुरम डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी की पंखे से लटकती लाश मिली। जांच में खुलासा हुआ है कि अंजना नाम की लड़की एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन कुंडली नहीं मिलने की वजह से वो काफी डिप्रेशन में थी। इसी वजह से उसने खुदकुशी करने का फैसला किया। पुलिस ने उसके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है। साइबर सिटी गुड़गांव में फर्नीचर व्यापारी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद की वजह से उसने अपनी पत्नी को मार डाला। पालम विहार में रहने वाले आरोपी बिजनेसमैन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की लाश नाले में पड़ी मिली, जिसका सिर गायब था। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। गाजियाबाद में साइड मांगने पर गोली चली। मामला NH24 का है, जहां बदमाशों ने इंजीनियरिंग के छात्रों पर फायरिंग कर दी। इनमें 2 छात्र जख्मी हो गए। बाइक पर सवार बेखौफ आरोपी गोली मारने के बाद फरार हो गए। अलीगढ़ में भी रोड रेज में हत्या की वारदात हुई। हॉर्न बजाने से रोकने पर बाइक सवार 3 लड़कों ने दूसरी बाइक सवार को गोली मार दी। उसे तुरंत लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरनगर के फुगना थाने में शराब माफिया को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। शराब माफिया के लोग देर तक गोली बरसाते रहे। बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। तब आरोपी शराब माफिया को पुलिस पकड़ पाई। गोलीबारी में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। यूपी के बिजनौर में दहेज की मांग करने पर लड़की पक्ष के लोगों ने बारात को बंधक बना लिया। दूल्हे की जमकर पिटाई कर डाली और फिर दूल्हा और उसके पिता को कमरे में बंद कर दिया। उन्हें छुड़ाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रांची पुलिस ने कल हाईकोर्ट के पास से 6 शूटरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने 4 9mm पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस और 9 मोबाइल भी बरामद किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक शूटर अपने विरोधी गुट के सरगना की हत्या करने आए थे। नई दिल्ली स्टेशन पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर देखने को मिला है। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद कल हुई छापेमारी में नई दिल्ली स्टेशन से 5 दलाल पकड़े गए। DRM और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर सभी दलालों को दबोचा। 1 अक्टूबर से अब तक 52 दलालों को विजिलेंस टीम गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली से गाजियाबाद नोएडा जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 24 पर देर रात लंबा जाम लगा। दिवाली पर ऑफिस से घर लौटकर जा रहे लोग अपनी गाड़ियों में ही बीच सड़क पर फंसे रहे। देर तक ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। लोगों की शिकायत थी कि कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी गायब थे। यूपी के गोरखपुर में पटाखे की 40 दुकानें आग की भेंट चढ़ गईं। सहजनवा इलाके में हुए इस हादसे में लाखों का नुकसान बताया जाता है। प्रशासन के मुताबिक दुकानदारों ने दुकान लगाने के लिए मंजूरी नहीं ली थी। झारखंड के रामगढ़ से भी आग से हुई तबाही की तस्वीरें आईं। यहाँ भी 5 से ज्यादा पटाखा दुकान खाक हो गईं। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगते ही यहाँ भगदड़ मच गई। देखते ही देखते कई दुकानें आग के हवाले हो गईं। फायर ब्रिगेड के पहुंचने में भी देरी हो गई। इससे पहले 2010 में भी यहाँ ऐसी घटना हो चुकी है।
इलाहाबाद में दिवाली से एक दिन पहले ही खूबसूरत नजारा दिखा। यहाँ लाइटिंग की अद्भुत सजावट की गई जो एक स्टेडियम सा दिख रहा था। यहाँ पटाखा शो भी आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में मालदा के अस्पताल में 48 घंटे के अंदर 8 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकतर बच्चे बिहार और झारखंड के थे। डॉक्टरों के मुताबिक नवजात बच्चों का वजन काफी कम होने की वजह से उनकी मौत हुई। इसी अस्पताल में पिछले साल भी सैकड़ों बच्चों की मौत हुई थी। साबरमती जेल में बंद 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के 21 आरोपी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 6 दिन से उनकी भूख हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल पर बैठे कैदी कमरे से बाहर खुली हवा में जाने देने की मांग कर रहे हैं। उन पर इसी जेल में हुए सुरंग कांड में शामिल होने का आरोप है। जल्द ही मुंबई को सी प्लेन का तोहफा मिलने वाला है। जुहू से उड़ान भरकर सी प्लेन सीधे गिरगांव चौपाटी तक जाएगा। 25 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 मिनट में तय होगी। अभी जुहू से सड़क के रास्ते मरीन ड्राइव जाने में घंटे भर का वक्त लगता है और कैब का किराया 400 रुपए है, जबकि सी प्लेन का किराया 750 रुपए होगा। DGCA से योजना को मंजूरी मिलते ही सी प्लेन की सेवा शुरू हो जाएगी। हिमाचल के किन्नौर में अस्थायी रूप से बनी झील का खतरा मंडराने लगा है। सतलुज नदी पर ये झील बनी है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर आगाह किया है कि इसके टूटने से बड़ी तबाही मच सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतलुज नदी के किनारे से दूर रहने की हिदायत दी है। पटना में एक चाय विक्रेता की बेटी ने KBC में 12.5 लाख रुपए का इनाम जीता है। विजेता लड़की 12वीं की छात्रा है। बेटी की इस कामयाबी पर पूरा परिवार भावुक उठा। कल इस शो का प्रसारण होगा।